नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने ऐसा लगता है कि अब डिसाइड कर लिया है और फैसला ले लिया है कि वो मोदी जी को पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेंगे और साथ में भारत का भी बेड़ा गर्क करेंगे। अभी जो खबर आ रही है, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने वो मलेशिया के रास्ते पर थे और उन्होंने एक बार फिर से वही बातें कही हैं जो कि भारत के अगर कान में वो बातें पड़ेंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। और वो यही कि रशिया से तेल खरीदना अब हम बंद करने जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें सस्ता तेल वहां से मिल रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के रास्ते में थे, जहां पर उन्होंने रिपोर्टर्स से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने फिर से वही दोहराया जो बातें वो पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट कहते चले आ रहे हैं, या और ज्यादा से भी, कि भारत अब बहुत जल्द रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। इसी तरीके की बातचीत कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने करी और जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने करी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने कहा कि ऐसी कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात रिपोर्टर्स से कही है। अरे, मीडिया के सामने वो बार बार कहते हैं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री और मोदी जी चुप क्यों हैं, ये समझ में नहीं आता। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। Phone, he said, boy, that was amazing, because everybody tried to get that done and they couldn't. I got it done. He had others that, if you look at India and Pakistan, I could say almost any one of the deals that I've already done, I thought would have been more difficult than Russia and Ukraine, but it didn't work out that way. There's a lot of hatred between the two. Between Zelensky and Putin, there's tremendous hatred. Will you discuss purchases of Russian oil with Xi Jinping? Are you worried about the Chinese buying Russian oil? I may be discussing it, but you know, China's, I don't know, you probably saw it today, China's cutting back very substantially on the purchase of Russia oil, and India's cutting back completely, and we've done sanctions. Thank you very much, everybody. By the way, very, very respectful. I appreciate it. That was. Can you talk about what you hope to walk away from with the meeting with President Xi? Yes. What are you hoping to walk away? तो एक तरीके से साफ साफ उन्होंने कहा कि वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे और भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा, और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, कि इंडिया विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया कंप्लीटली शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरी एक तरफ तो वो भारत को जलाने की कोशिश करते हैं ये बोलकर, अब भले मोदी जी ने माना हो नहीं माना हो, लेकिन वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं ये बात बोलने वाले? हमारे देश का ना विदेश मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, कोई भी चू नहीं इस पे कर रहा है। लेकिन हमारा जो एक पॉलिसी डिसीजन है, विदेश नीति का जो हिस्सा है कि हम तेल किस देश से खरीदेंगे, हमारे मोदी जी और विदेश मंत्री ना बात करके बात कौन कर रहा है? तीसरा पर्सन, वो है अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। देश ने कभी ऐसे दिन नहीं देखे थे। इतना ही नहीं, बल्कि वो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दे आर ग्रेट लीडर्स, और साथ में आसिम, जो हेडलाइंस हर जगह चल रही हैं, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ग्रेट पीपल, ट्रंप वाउज टू एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। अब वो जो थाई और जो आसियान समिट में वो गए थे, तो थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच में पीस डील की वो बात कर रहे हैं। और इतना ही बोलते बोलते उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इसमें भी हमारी मदद करेगा। उन्होंने ये कहा कि हमने 8 महीनों में 8 युद्ध रोकने की कोशिश किया है। वी आर एवरेजिंग 1 a month. There's only one left, although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. और साथ में उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के तारीफों के पुल बांधे। अब जाहिर सी बात है कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि भारत उनका दोस्त है, मोदी जी इज अ ग्रेट लीडर, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को गोद में बैठाने की बात करते हैं। अब मार्को रूबियो ने क्या कहा है, आइए एक ट्वीट देख लेते हैं। सिद्धांत सिब्बल ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को जरा आप, सागर अगर बैक स्टेज में है, उस ट्वीट को आप प्ले करें। ये देखिए, सिद्धांत सिब्बल ने ये प्ले किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज इंडिया इज कटिंग बैक कंप्लीटली ऑन, नो, not this one, the other tweet which I had sent you, usko play kariye। हाँ, relations with Pakistan not at the expense of a good relationship with India, says US Secretary of State Marco Rubio.
points. US had a long history of partnering with Pakistan on counter terror. यानी कि आतंकवाद से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी पाकिस्तान से एक बहुत लंबी पार्टनरशिप चल रही है, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। एक तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को ये बता रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान के बारे में जो भी बकवास करिए, लेकिन हम तो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर ही चलेंगे, और उनके लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर्स है, तो ये पार्टनरशिप चलती रहेगी एक तरीके से। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को क्या समझ के रखा है, और मोदी जी ने अपनी ये स्थिति क्यों बना ली है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दोनों चीजें हैं, एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ, और दूसरी तरफ बार बार हमारी एक विदेश नीति का जो फैसला है कि हम तेल किससे खरीदेंगे, उस पर लगातार मोदी जी चुप हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि अब तो हम रशिया से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर देंगे, वी विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल कंप्लीटली। इसके क्या मायने हैं? मेरे ख्याल से 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्ती ट्रंप साहब ने रोक के तब से अब तक जिस तरह की उनकी भाषा है, जिस तरह की वो काम कर रहे हैं, ये अब बिल्कुल मेरे ख्याल से जनगण मन के दर्शकों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, चाहे जितना कहें कि उनकी दुनिया में बहुत इज्जत थी, लेकिन आज की तारीख में वो विश्वगुरु वो नहीं है, विश्वगुरु डोनाल्ड ट्रंप हैं, और उनके सामने भारत के प्रधान जी पूरी तरह से नतमस्तक हैं। अब की बार उन्होंने 56 पार कर दिया। हमारे भारत के प्रधान जी के बारे में उनकी एक भक्त मंडली है, वो हमेशा उनको 56 इंच का शेर कहती है। अब तो उन्होंने 56 भी पार कर लिया। आज फिर उन्होंने कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध उन्होंने लिखवाया था, और 57 भी पार कर लिया, 56 पार कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि भारत जो जो नीति बनाता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर, हमें ऑपरेशन सिंदूर नीति भारत की थी। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। जब भारत की नीति ऑपरेशन सिंदूर की थी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब वाशिंगटन में बैठ के उस ऑपरेशन सिंदूर को अचानक उन्होंने कैसे रोक दिया। दूसरी बात, भारत पिछले 3 साल से रशिया से तेल खरीद रहा है, क्योंकि रशिया से भारत को तेल सस्ता मिलता है। तो सस्ता इसीलिए, कारण कुछ भी हो, दुनिया के बाजार में रशिया का तेल $60 प्रति बैरल हमें मिलता है, जबकि आप दूसरे जगह कहीं से खरीदिए, खाड़ी के देश से खरीदिए या अमेरिका से खरीदिए, तो कहीं $63, कहीं $66 पड़ता है। तो $3 कम से कम हमको $3 की बचत होती है, और भारत रोज 55 लाख बैरल तेल विदेशों से भारत आयात करता है। तो हर डॉलर पर अगर आप हर बैरल पर अगर आप $3 बचा रहे हैं और $55 लाख आप मंगवा रहे हैं, तो रोज भारत को करीब 220 करोड़ रुपए रोज का 220 करोड़ रुपए का मुनाफा हो जाता है, मतलब फायदा हो जाता है, तो उसकी बचत हो जाती है। तो ये भारत की नीति है। अब जो भारत की विदेश नीति है, या भारत की जो आर्थिक नीति है, भारत की जो संप्रभु नीति है, उसको ये अपने हवाई जहाज में बैठे बैठे मलेशिया में जाते जाते वो बोल देते हैं कि भारत तो रशिया से तेल लेना कम कर देगा। अब ये सवाल उठता है। अब तीसरी बात ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जा रहे थे, वो मलेशिया जा रहे थे, वो अमेरिका से 7 समुंदर पार करके मलेशिया आ गए, आसियान नाम के एक बैठक के लिए। आसियान है ही एशिया के देशों का एक गठबंधन है, और भारत के बगल में मलेशिया है। भारत से उड़ते हैं तो 2.5 घंटे में तो आप मलेशिया पहुंच जाते हैं। चेन्नई से उड़िए, 2.5 घंटे में आप सीधे मलेशिया पहुंच जाते हैं। और जिस आसियान एशिया के देशों के समिट के लिए, बैठक के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति 7 समुंदर पार से आ सकते हैं, उसमें भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब आप कन्नी काट रहे हैं, ट्रंप साहब से मिलने से आप बच रहे हैं। तो ये 3 चीजें हैं। पहली बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर, और चौथी बात ये कि जब हमारा ये कहना है, भारत का ये कहना है कि पहलगाम में हो, या उससे पहले पुलवामा में हो, या उससे पहले मुंबई में हो, भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या पाक समर्थित आतंकवाद है। उस पाक समर्थित आतंकवाद को, जिस देश को हम आतंकवादी देश घोषित कर रहे हैं, भारत तो आतंकवादी देश कह रहा है, उनके ऊपर हम ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैनिक हमले भी कर रहे हैं। उसको अगर अमेरिका कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा सहायक है, तो जिसको आप चोर कह रहे हैं, ट्रंप साहब उसको कोतवाल कह रहे हैं। तो जिसको आप चोर कह रहे हैं, ट्रंप साहब उसको कोतवाल कह रहे हैं। तो ये 4 चीजें अपने आप में बताती है। पहली ये कि भारत जो ऑपरेशन सिंदूर करता है, उसको ट्रंप साहब जबरदस्ती रोक देते हैं। भारत जो अपनी तेल की नीति बनाता है, उसको ट्रंप साहब जबरदस्ती बदलवा देते हैं।
भारत जिसको आतंकवादी देश कहता है, अमेरिका उसको आतंकवाद का लड़ने के लिए उसका दोस्त कहता है। और ट्रंप साहब जहां जहां हमारे पड़ोस में आते हैं, ट्रंप साहब इतनी दूर से आ जाते हैं, लेकिन हमारे प्रधान जी वहां नहीं जाते, क्योंकि उनसे कन्नी काटना है। इसका मतलब अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारत के प्रधान जी पूरी तरह से ट्रंप साहब के सामने नतमस्तक हो गए हैं। 10 मई को जो शुरू हुआ था, उसका आज आप क्या कहते हैं, सबसे निचला स्तर पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से भारत सरकार, भारत की विदेश नीति, भारत की संप्रभुता, भारत की आर्थिक नीति, भारत की रक्षा नीति, क्योंकि आप जब ऑपरेशन सिंदूर रोकते हैं तो भारत की रक्षा नीति को आप क्या कहते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। भारत की रक्षा नीति भारत बनाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर रोकता अमेरिका है। इसका मतलब रक्षा नीति में आप हमारी नीति को आपने हाईजैक कर लिया। भारत रशिया से तेल खरीदता है, इसका मतलब भारत की अपनी आर्थिक नीति है। अमेरिका कहता है कि आप नहीं खरीदेंगे, आपने मुझे बोल दिया है, इसका मतलब हमारी आर्थिक नीति भी अमेरिका तय कर रहा है। भारत मलेशिया में जाना, हमारे पड़ोस के किसी देश में जाना या नहीं जाना, ये हम तय करते हैं। इसको अगर अमेरिका ट्रंप साहब आते हैं और हम नहीं जाते, इसका मतलब हमारी विदेश नीति पर भी उन्होंने कब्जा करके रखा है। तो मुझे ये बताइए कि भारत की रक्षा नीति पर अगर ट्रंप साहब का जोर चल रहा है, भारत की विदेश नीति पर ट्रंप साहब का जोर चल रहा है, भारत की आर्थिक नीति पर ट्रंप साहब का जोर चल रहा है। अब तो ताजा ताजा उदाहरण है अडानी का भी, भारत की न्यायपालिका में भी उनका पूरा हस्तक्षेप हो गया है। भारत के एक नागरिक को अमेरिका के कोर्ट में, अडानी नाम के एक व्यक्ति को अमेरिका की एक कोर्ट ने सम्मन भेज दिया है और कहा है भारत की सरकार को कि भारत की न्यायपालिका को आपकी वो सम्मन उनको भेज के हमारे यहाँ भिजवाइए। तो भारत की आंतरिक नीतियों पर भी ट्रंप साहब का पूरा जोर चल रहा है, भारत की रक्षा नीति पर भी चल रहा है, भारत की विदेश नीति पर भी चल रहा है, भारत की आर्थिक नीति पर भी चल रहा है। तो मुझे बताइए, भारत में अब भाजपा की सरकार है या ट्रंप साहब की सरकार है? वो देखने में तो लग रहा है कि तो ट्रंप साहब की सरकार है। और यह आश्चर्यजनक बदलाव हुआ कैसे? ट्रंप साहब कोई नए नए तो आए नहीं है। इससे पहले भी 4 साल पहले भी वो 4 साल के लिए राष्ट्रपति रहे थे। उस समय तो उनकी हरकतें ऐसी नहीं थी जैसी हरकतें अब हैं। तो उस समय ट्रंप 1 जिसे कहा जाता है, जो 4 साल पहले थे, 4 साल के लिए 4 साल पहले थे, तो ट्रंप 1 इस तरह की दबाव की नीति भारत के, और भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो थे आज भी वही हैं। नरेंद्र मोदी जी आज भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ट्रंप साहब जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जिस समय ये वहां पर गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार किया था, हाउडी मोदी किया था, और ट्रंप साहब भारत में आए थे तो उन्होंने नमस्ते ट्रंप किया था। ये सब ट्रंप 1 में हुआ था, ट्रंप के पहली सरकार में हुआ था। तो पहली सरकार में जब ट्रंप और मोदी जी वही थे, और इस बार दूसरी सरकार में ट्रंप 2, इतना परिवर्तन आ गया, उनकी हरकतों में इतना अंतर आ गया। इसका मतलब ही ये है कि कहीं न कहीं इस बीच में ट्रंप साहब के पास भारत के प्रधान जी की कोई न कोई इस तरह की चीज, वो कोई कागज हो सकता है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कई चीजें आपका झूठा भी आपकी चीज मेरे पास हो तो मैं आपके ऊपर हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को पूरा का पूरा, ट्रंप 2 को अब पूरा का पूरा हिम्मत आ गई है, उनको पूरा का पूरा आश्वस्त वो हो चुके हैं कि भारत के प्रधान वही करेंगे जो वो चाहेंगे, और वो उससे अलग नहीं कर सकते। और उसका जीता जागता प्रमाण पिछले 4 महीनों में ऑपरेशन सिंदूर में हो, रशिया के तेल में हो, भारत की विदेश नीति में हो, पाकिस्तान को आतंकवाद घोषित करना हो, या आतंकवाद का दोस्त, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला कोतवाल, हम जिसको चोर कहते हैं वो कोतवाल कह रहे हैं। तो और जहां वो जाते हैं वहां पर हमारे प्रधान जी बचते हैं। विश्वगुरु हम हैं, और हम ही अगर बचते फिरेंगे दुनिया से, अगर आप विश्वगुरु हैं और आप विश्व में जाना ही बंद कर रहे हैं, जहां जहां ट्रंप साहब जाएंगे वहां आप जाएंगे ही नहीं, तो आप काहे के विश्वगुरु रह जाएंगे? तो मेरे ख्याल से एक काफी भारत की विदेश नीति के ऊपर, भारत की विदेश नीति नहीं, मुख्य रूप से भारत की संप्रभुता के ऊपर, जिसे सॉवरेंटी कहा जाता है। कोई भी देश होता है उसकी विशेषता ये होती है कि वो अपने आप में एक संप्रभु देश होता है, सॉवरेंटी होती है। सॉवरेंटी का मतलब वो कोई भी निर्णय अपने हितों को ध्यान में रखते हुए करता है, कोई दूसरी किसी बाहरी ताकत का उसके ऊपर कोई जोर नहीं चलता। कोई बाहरी सत्ता जो जब आपके ऊपर नहीं चलती है तब उसे सॉवरेन कहा जाता है, संप्रभु देश कहा जाता है। तो मुझे बताइए, यहाँ पर तो मुझे अब 10 मई के बाद, जिस दिन से उन्होंने ऑपरेशन सीजफायर जबरदस्ती रोका, और उसके बाद से जिस तरह की ट्रंप साहब हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि भारत में बीजेपी सरकार के पास किसी भी तरह की अब संप्रभुता बची हुई है। ट्रंप साहब सब कुछ निर्णय कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से उनके सामने नतमस्तक हैं, और इतना नतमस्तक हैं कि उनके सामने वो जा भी नहीं रहे हैं। लगता है जैसे कि कोई कर्जा दे दिया है,
होता है ऐसे ही है, हम किसी से कर्जा ले लेते हैं, वो हमसे क्या कहते हैं पैसा मांगने के लिए आता है हर महीने, उसको जब हमें ब्याज देना होता है और हम देते नहीं है तो ध्यान में रखते हैं कोई ऐसी शादी में हम न जाएं जहां पर भी वो भी हो, क्या कि 10 लोगों के बीच में वो पूछ देगा, अरे भैया मेरे पास 1 लाख रुपए तुम लिए हुए थे पिछले महीने का ब्याज तुम चुकाए नहीं हो मुझे। तो जिस तरह से कर्जा लिया हुआ आदमी डर डर के भागता है, कर्जा देने वाले के से मुंह छुपाता है, उसकी गली में नहीं जाता है, उसके कार्यक्रमों में नहीं जाता है, ऐसे जगह पर जाता नहीं है, ध्यान रखता है कि वहां वो आ जाए। तो ऐसा अगर भारत के प्रधान जी कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप 2 के पास भारत के प्रधान जी के बारे में, बीजेपी सरकार के बारे में कुछ न कुछ अंदर खाने में, कुछ न कुछ उनके पास ऐसी सच्ची या झूठी, मैं फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं कि कोई चीज सच्ची हो, आजकल एआई के जमाने में आपके किसी के बारे में हमारे पास झूठे भी बहुत कुछ दस्तावेज या वीडियो या इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन वो कुछ भी है, उसके उस डंडे के जोर के तले भारत के प्रधान जी नतमस्तक हो गए हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट अब हो गया। लेकिन अब ये जो सिलसिला है ये कहाँ पर जाकर थमेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कभी भी किसी समय कुछ कह सकते हैं और वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हम भले मोदी जी की आलोचना कर लें और ये कह दें कि मोदी जी ने विदेश नीति को पूरी तरीके से फेल कर दिया है, लेकिन मुझे आपको ये बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मोदी जी की इस तरीके से बेइज्जती खुले तौर पर अगर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। लेकिन इसका इलाज क्या है? क्या ये जो एक ऐसी बीमारी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप को बार-बार इस तरीके के बोलने की, क्या ये एक लाइलाज बीमारी है और क्या इसका सॉल्यूशन यही है कि मोदी जी हमेशा चुप रहें? क्योंकि हमें बोलना तो आसान है कि भाई मोदी जी चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है उनकी बहुत कोई गंभीर मजबूरी हो, वो हमें किसी को भी नहीं पता है और अगर मजबूरी है भी तो वो बताएँगे, नहीं बताएँगे ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन इस बीमारी का इलाज क्या है? इसका इलाज मेरे ख्याल से बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बीजेपी की एक ऑफिशियल संस्था है, उसका नाम है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। जन गण मन के दर्शक इंटरनेट पर जाके खोज सकते हैं, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी डालिए तो अलग अलग देशों में वो है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जो है अमेरिका में रहती है और वो अमेरिका में 1991 से काम कर रही है। 1991 मतलब बीजेपी की सरकार भारत में आई थी उससे पहले से काम कर रही है और वो वहां पर भारतीय संस्कृति को, भारत की सरकार, भारत की संस्कृति के साथ साथ भाजपा को वहां पर अमेरिका में लॉबिंग करती है। सालाना इस इकोसिस्टम से मतलब कुल मिला के 52 लाख के आसपास अमेरिका में भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, चाहे वो भारतीय पासपोर्टधारी हों या भारतीय पासपोर्टधारी नहीं हो, अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर्स हों। और ये करीब करीब हर साल भारत बीजेपी को, बीजेपी के, क्योंकि हमें पता है बीजेपी एक इकोसिस्टम, बीजेपी के बारे में जब बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा बीजेपी एक इकोसिस्टम है। उसमें आरएसएस नाम की भी संस्था है, उसमें काफी सारी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उसमें काफी सारे रचनात्मक संस्थाएं हैं, वो मतलब बीजेपी का एक इकोसिस्टम है। तो ये जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, ये हर साल बीजेपी को करीब 300 करोड़ रुपया, हर साल करीब करीब 300 करोड़ रुपया अलग अलग बीजेपी की संस्थाओं को चंदा देती है। 300 करोड़ का मतलब है रोज 1 करोड़ रुपए बीजेपी को, बीजेपी इकोसिस्टम को, इस 52 लाख लोगों का जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम की संस्था है ये देती है। इसमें ज्यादातर लोग अमेरिका में हैं। अमेरिका में मेरे ख्याल से ट्रंप जो पहली बार आए थे वो सिस्टम को वो समझे थे, इस बार वो सिस्टम को समझे नहीं है, वो सिस्टम को हथकंडा बना के यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 52 लाख भारतीय मूल के भारत के लोग हैं, ये अमेरिका का सुविधा भोग का लाभ तो उठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है, अमेरिका में जो लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, आप भी अभी हाल फिलहाल में अमेरिका जाके आई, कोई भी व्यक्ति अमेरिका जाता है तो वहां पर की जो सुविधा भोगी जीवन है वो सबके लिए पसंद पसंद आता है। तो उन्होंने क्या किया है ट्रंप साहब ने, वो जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको काफी टाइट कर दिया है। उसका टाइट कैसे किया हमें पता है, जैसे ही ट्रंप साहब इस बार दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो ट्रेड टैरिफ ये सब तो बाद में शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने, जिसको हिंदी में कहते हैं ना दुकान खोलते ही सुबह बोनी करता है, तो सबसे पहले बोनी में उन्होंने किया कि भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में अमेरिकी जहाज में, वो भी सैनिक जहाज में भेजा। तो इससे क्या हुआ, भारत के मूल के जो वहां पर अमेरिका में 52 लाख लोग हैं उनको एक संदेश उन्होंने दिया कि तुमको अब, भले तुम भारतीय मूल के नागरिक हो लेकिन तुमको अब मेरी बात माननी पड़ेगी। और ये जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, ये जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, इसका भाजपा के ऊपर, भाजपा के इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव है। जितनी वो संख्या है उससे ज्यादा प्रभाव है। एक तो मैंने बताया वो रोज 1 करोड़ रुपए बीजेपी इकोसिस्टम को अमेरिका से दान में आता है। दूसरा, उसके बहुत सारे लोग अमेरिका में काफी सारे
इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं जहां पर कि वो नीतियां बनाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उनके जो बेटे हैं, वो भी एक संस्था है, अमेरिका में एक लॉबिंग संस्था है, वो पॉलिसी मेकिंग संस्था है, उसके वो बहुत बड़े पद पर हैं, वो अमेरिका में हैं, वो अमेरिकी नागरिक हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। तो भारत के एक बहुत बड़ा वर्ग ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, एक तरफ तो वो भाजपा को आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरीके से समर्थन भी करता है, और वो जो समर्थन करता है वो ट्रंप के दबाव में आ गया, ट्रंप ने उनको जबरदस्त दबाव में लाया है। तो मेरे ख्याल से आपने जो सवाल पूछा कि इस चीज से निकलना कैसे है, इसमें बहुत बड़ा रोल होगा कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम की जो संस्था है, वो सच में अगर अपने आप को राष्ट्रवादी मानती है, तो आज उसको अमेरिका में बैठ के भारत की सरकार के ऊपर अमेरिका के कहे अनुसार चलने का जो वो दबाव ला रहे हैं, इसके बदले उनको अपना काम वो करना चाहिए जिसके लिए वो बनी थी। वो बनी इसीलिए थी क्योंकि अमेरिका में भारत का नाम रोशन करना है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का काम था कि भारत के हितों को अमेरिका में रक्षा करना है। आज वो अपना काम उल्टा कर रही है, दबाव में आके, ट्रंप साहब के दबाव में आके अमेरिकी हितों का दबाव भारत सरकार पर ला रही है। तो हुआ यह है कि भारत के प्रधान जी एक तरह से सैंडविच हो गए हैं, बटर ब्रेड के बीच में जो एक चीज का एक लेयर सैंडविच का होता है, ऊपर से ट्रंप साहब का दबाव है और नीचे से उनके जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं, जो कल तक उनके समर्थक थे, वो आज कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं भैया वो बात मान लीजिए, क्योंकि हम लोगों का जीवन यहाँ अमेरिका में दूभर नहीं तो कर देगा। तो मेरे ख्याल से ये एक सिस्टमिक दबाव, और मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ने बहुत सोच समझ के, ये चीज कोई विश्लेषण की चीज नहीं है, हम लोग अभी अभी इसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब मेरे ख्याल से पहली बार जब आए थे पिछले 4 साल में, पहली बार जब 4 साल में आए थे तो उनकी हरकतें ऐसी नहीं थी। इस बार अगर हरकतें ऐसी है, इसका मतलब पहली बार जो उन्होंने 4 साल सरकार बिताई, उसमें उन्होंने उस सिस्टम को समझा, उसमें छेड़खानी नहीं की, केवल सिस्टम को समझा। इस बार उस सिस्टम से वो सिस्टम को हथियार बना रहे हैं और हथियार बना के उपयोग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में इसकी परिणति क्या होगी, 13 फरवरी को भारत के प्रधान जी और अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठ के उन लोगों ने कॉम्पैक्ट नाम का एक समझौता किया था, जिसपे दोनों का सिग्नेचर है। इंटरनेट पे ये उपलब्ध है, व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, भारत सरकार के भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 30 पैराग्राफ का एक ज्वाइंट संधि थी, दो देशों के बीच में, दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक संधि थी। एक तरह से कह सकते हैं कि वो शादी से पहले जो सगाई होती है, सगाई थी। उसमें ये लिखा हुआ स्पष्ट है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले तक भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील होगा, जिसके अंतर्गत अमेरिका से भारत मवेशी का चारा भी आएगा, अमेरिका से भारत बत्तख का मांस भी आएगा, और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक भी बनेगा। ऐसी चीजें, सिर्फ ये चीज नहीं और भी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने एक उदाहरण के लिए ये 3 चीजें बताई कि उस ट्रेड डील के, उस संधि के अनुसार, जिसमें कि भारत के प्रधान जी और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों के सिग्नेचर हैं, ये स्पष्ट है कि अमेरिका भारत को सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनेगा और 31 दिसंबर से पहले ट्रेड डील हो जानी है। तो ये दबाव वो बना रहे हैं आपके ऊपर। लेकिन सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है, जो एनर्जी है, ट्रेड है, यानी कि ऊर्जा और व्यापार के सेक्टर में पूरे विश्व में चीजें कैसे बदलने वाली है? क्योंकि अभी जब वो जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने बोला कि इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल कंप्लीटली। अब वो जी जिनपिंग से मिलेंगे, जी जिनपिंग में उनकी मुलाकात है साउथ कोरिया में, और वो कह रहे हैं कि अब चाइना भी इसको कट करेगा। तो ये किस तरीके का दबाव है? ये अकेली भारत की ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब चाइना भी इसमें क्या करेगा? और चाइना जो कि एक इम्पॉर्टेंट ध्रुव है पूरे ब्रिक्स का, तो फिर ये चीजें कैसे बदलेंगी एनर्जी और ट्रेड में खासकर? देखिए, ऐसा नहीं है ना कि ट्रंप साहब ने आके सिर्फ भारत के ऊपर ट्रेड डील का प्रेशर लाया, उन्होंने मेक्सिको के ऊपर भी लाया, कनाडा के ऊपर भी लाया, ईयू के ऊपर भी लाया, चाइना के ऊपर भी लाया। बाकी सब देश उसको मैनेज बेहतर कर रहे हैं, भारत उसके दबाव में आता जा रहा है, धीरे धीरे भारत उसके दबाव में ज्यादा आ रहा है। बाकी देश उसको दबाव के रूप में नहीं, उसको एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर बहुत सीधा सा है। विदेश व्यापार जो होता है ना, विदेश, कोई भी देश का किसी दूसरे देश के साथ जब व्यापार होता है, उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, उसका सीधा लेना देना होता है। पुराने जमाने में एक बार्टर सिस्टम होता था।
मान लीजिए भारत को कोई देश कहे कि हम आपको कपड़ा देंगे, तो भारत बोलेगा मेरे पास खुद बहुत कपड़ा है, हमको कपड़ा नहीं चाहिए, हम तो कपड़ा आपको देंगे। तो हमको ऐसी चीज, हर देश अपने यहाँ, हर देश के पास हर चीज उपलब्ध नहीं होती, तो हर देश अपने यहाँ जो उपलब्ध होता है वो दूसरे को देता है, जो अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है वो दूसरे से लेता है। तो विदेश व्यापार जो है वो कहीं पर भी पैसे का खेल नहीं होता, वो वस्तुओं का खेल होता है। भारत कपड़ा आयात नहीं करता अमेरिका से, लेकिन हवाई जहाज का इंजन आयात कर लेता है, क्योंकि हवाई जहाज का इंजन भारत में नहीं बनता है। अमेरिका कहे भारत को कि हम आपको कपड़ा देंगे, तो भारत बोलेगा हमको कपड़ा नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए हवाई जहाज का इंजन, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अब हवाई चप्पल में हवाई जहाज पर उड़ने लगे हैं, तो बहुत सारे हवाई जहाज हो गए, हमको हवाई जहाज का इंजन चाहिए क्योंकि हम नहीं बना पा रहे हैं। तो एक डाटा है, और ये डाटा कोई भी रिसर्च करके देख लीजिएगा, रिसर्च भी नहीं करना इंटरनेट पर। भारत की एक नीति थी जो कि 2001 से 2013 तक, मतलब इस भाजपा सरकार आने से 1 साल पहले तक, भारत अमेरिका से क्या सबसे ज्यादा लेता था। तो डाटा बताता है कि टेक्नोलॉजी भारत सबसे ज्यादा लेता था। 2013 तक भारत अमेरिका से का सबसे बड़ा जो भारत अमेरिका से आयात करता था वो टेक्नोलॉजी करता था। लेकिन अचानक 2014 के बाद आज तक, मतलब बीजेपी सरकार आने के बाद, आज आपको आश्चर्य होगा, भारत अमेरिका से सबसे बड़े रूप में टेक्नोलॉजी नहीं ले रहा है, वो ईंधन ले रहा है, वो एलपीजी ले रहा है, सीएनजी ले रहा है, पेट्रोल ले रहा है। अब मुझे ये बताइए कि जो चीज आपके घर के नीचे, आपको रोज सब्जी खरीदनी है, आपके घर के नीचे अगर सब्जी की दुकान है, तो मुझे बताइए आप 5 किलोमीटर दूर जाके दूसरे दुकान से थोड़ी सब्जी खरीदेंगे। तो भारत को अगर ईंधन चाहिए, तो भारत के लिए ईंधन मतलब पेट्रोलियम, आप गुजरात से निकलिए, 12 घंटे के अंदर आपका जो ऑयल टैंकर है वो पहुंच जाता है खाड़ी के देश। वो चाहे ईरान से आप खरीद लीजिए, सऊदी अरब से खरीद लीजिए, कुवैत से खरीद लीजिए, इराक से खरीद लीजिए, कतर से खरीद लीजिए, किसी भी देश से खरीद लीजिए आप। तो भारत तेल क्यों ले रहा है अमेरिका से 2013 के बाद? क्योंकि 2013 के बाद भारत की विदेश नीति नहीं रही, बीजेपी की नीति आ गई। बीजेपी के नीति के अनुसार अमेरिका को फायदा यह है कि हवाई जहाज का इंजन 10 मतलब साल में 5 इंजन देने के बदले, रोज अगर भारत के साथ उसका इंजन के बदले ईंधन का समझौता हो जाए तो उसका व्यापार बढ़ता है ना, क्योंकि हवाई जहाज का इंजन तो हमें रोज जरूरत नहीं है, लेकिन पेट्रोल रोज जरूरत है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है, मेरा आखिरी सवाल है सिद्धार्थ, कि क्या ट्रंप ने पूरी तरीके से मोदी और भारत दोनों को एक तरीके से बर्बाद कर दिया है, और ये मेरे सिचुएशन ख्याल से बहुत टाइम लग जाएगा नहीं, मेरे ख्याल से। हाँ मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ने भारत को तो बर्बाद नहीं किया है, लेकिन मोदी जी को पूरी तरह से आईने में उन्होंने उतार लिया है। उनके मतलब पूरे तरह से उनका, जिसको एक्सरे कहते हैं ना, मोदी जी का पूरा एक्सरे, एमआरआई, सारा का सारा रिपोर्ट एक तरह से ट्रंप साहब के पास है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कल एक अदानी के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में एक अखबार में खुलासा निकला। अब भारत में कुछ, और उसमें उसका कहना था कि भारत के वित्त मंत्रालय में कोई बैठक हुई थी, उसका खुलासा और उसका दस्तावेज वॉशिंगटन पोस्ट ने दिखा दिया। अब मुझे बताइए, वॉशिंगटन में बैठे बैठे वॉशिंगटन पोस्ट नाम का अखबार, जो कि अपने आप में अमेरिका, ट्रंप साहब के एक दोस्त हैं जेफ बेजोस, वो भी उद्योगपति हैं, उनका अखबार, वो अगर भारत के वित्त मंत्रालय में अंदर खाने की जो कागज हैं दिल्ली के, उसके बैठक के कागज वो वहां पब्लिश कर रहा है। इसका मतलब ट्रंप सरकार भारत सरकार को, मोदी जी को संदेश दे रही है कि आपका जो गुप्त बैठक होती है ना वित्त मंत्रालय में, उसका कागज भी मेरे पास रहता है। जो कागज भारत में बैठा हुआ एक भी मीडिया नहीं पकड़ सका। भारत में हजारों खोजी पत्रकार हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, द हिंदू हो, डेक्कन हेराल्ड हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, एक को भी खबर नहीं लगी कि भारत के वित्त मंत्रालय में बैठे बैठे कोई मीटिंग हुई, उस मीटिंग का पूरा प्रोसीडिंग, उस पर किसने साइन किया, उसमें क्या प्रस्ताव पास हुआ। वो अगर वॉशिंगटन पोस्ट का कोई अखबार, वो भी जो ट्रंप साहब के दोस्त चलाते हैं, उसने अगर छाप दिया, इसका मतलब है ट्रंप साहब भारत के प्रधान जी को, भारत की पूरी सिस्टम को, मेरे ख्याल से वो बीजेपी गवर्नमेंट को वो बता रहे हैं कि देखिए आप कुछ भी कीजिएगा, आप मुझसे छुपे हुए नहीं हैं, आपके अंदर खाने में क्या चलता है वो भी मुझे पता है, इसीलिए बेहतर है कि आपकी सब चीज, क्योंकि मुझे पता है, इसीलिए जो बेहतर है कि मैं जो कह रहा हूं उस चीज को आप मान लीजिए। मैं रोज जो हवाई जहाज में उड़ते हुए 56 बार बोल रहा हूं कि मैंने सीज फायर करवा दिया, आपको भी आज नहीं कल मानना पड़ेगा, और भारत ने माना हुआ है। क्योंकि जैसे ही अगर ट्रंप साहब ने 56 बार बोला
कि मैंने सीज फायर करवाया, उसके एक बार भी जवाब में भारत के प्रधानमंत्री ने उस ट्वीट पर रीट्वीट नहीं किया ट्रंप साहब को कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप चुप हो जाइए, ये सब मामले आपके, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने किसी के सामने आंख से आंख मिलाई नहीं, आपके साथ किसी ने बदतमीजी की, तो आप जिसने बदतमीजी की उसके आंख में आंख मिला के बोलेंगे ना कि क्या बदतमीजी कर रहे हो, या बदतमीजी किसी और ने की, आप किसी और के सामने जाके बोलेंगे कि फलाना मुझसे बदतमीजी झूठ कर रहा था। तो मेरे ख्याल से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं भारत का ट्रंप साहब बहुत अब ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे। दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी ने अपनी नीति को भारत की नीति बना दी। तो बीजेपी की जो नीति है, ध्यान में रखिएगा, बीजेपी छोटी इकाई है, भारत बड़ी इकाई है। भारत बड़ा है, बीजेपी छोटा है। भारत के अंदर बीजेपी है, बीजेपी के अंदर भारत नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी ने अपनी नीति को भारत की नीति बना दिया है, और उनकी नीतियों में जो खामी है, उस गलतियों को, दुखती रग को ट्रंप साहब ने चुटिया पकड़ ली है, और एक बार किसी के हाथ में आपकी चुटिया आ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए ब्राह्मण लोग पुराने जमाने में क्या कहते हैं, चाणक्य चुटिया रखता था, आजकल तो ब्राह्मण लोग चुटिया रखना भी छोड़ दिए, क्योंकि किसी के पकड़ में आ जाए तो गर्दन पकड़ में आ जाती है। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।